आप देख रहे हैं चुनाव मंच और चुनाव मंच पर हमारे अब जो बेहद खास मेहमान हैं आपके सामने हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर। हमने दिन भर आज गुजरात की खूब बात की, गुजरात के मुद्दों पर, गुजरात की पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन आपका जो एक एक्सपीरियंस दिल्ली में रहकर मोदी सरकार में काम करके प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ काम करने का जो है, उसको गुजरात के पर्सपेक्टिव में हम समझना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री ने काम मुख्यमंत्री गुजरात रहते हुए किया, आज तक आपकी पार्टी उसका लाभ उठा रही है गुजरात के अंदर, तो वो ट्रांसलेट कैसे होता है? थॉट प्रोसेस क्या है? डिलीवरी मैकेनिज्म क्या, अगर मैं आपसे पूछूं तो? मैं समझता हूं आज संविधान दिवस भी है जी। और आज सुबह सुबह जब मैंने ट्विटर खोला तो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का 1999 का एक हैंड रिटन छोटा नोट किसी ने आर्काइव से निकाल के ट्वीट किया है। वो एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच दर्शाता है, उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। उन्होंने 1999 में जब संविधान के 50 वर्ष पूरे हुए थे, तब उन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि आज बहुत शुभ दिन है, 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं संविधान के। इस पे देश भर में चर्चा करनी चाहिए कि क्या हमारे देश को कर्तव्य आगे लेके जाएगा, इसको विकसित बनाएगा, या अधिकार। और इस विषय के ऊपर एक देश में सार्थक चर्चा होनी चाहिए और देश में एक जन आंदोलन छिड़ना चाहिए। देश को प्रगति के राह पे लेके जाने के लिए, देश को एक विकसित देश बनाने के लिए 1999 की बात करें। उसके बाद उनको गुजरात में मौका मिला। गुजरात के हमारे भाई बहनों ने लगातार उनको एक एक चुनाव के बाद चुनाव में आशीर्वाद दिया। देश ने उनके काम को महसूस किया, देखा। गुजरात में कैसे खुशहाली आई है, गुजरात में कैसे गुजरात की दिशा भी बदली, गुजरात की दशा भी बदली। और उसके रहते 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश का आशीर्वाद मिला। कैसे उन्होंने पूरे देश को बदलाव, एक नए आवाम की तरफ बढ़ाया। कहा 2014 में, आप अगर याद करें, और कई बार हम भूल जाते हैं क्योंकि पुरानी बातें हमने अभी ओवरकम कर ली हैं, तो थोड़ा आप याद करें 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी। हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी कहा जाता था। ये विश्व की सबसे कमजोर 5 देशों में से हम एक है। हमारी विदेशी मुद्रा कम होते जा रही थी, देश में ब्याज के दर बढ़ते जा रहे थे, महंगाई, कांग्रेस के दिनों की याद करोगे तो डबल डिजिट महंगाई हम बड़ा आम मानते थे। 10-12% महंगाई को कोई ज्यादा विषय नहीं बनता था, कोई टीवी पे या मीडिया में। लोगों ने सोचा था बस भारत है, भारत में 10%, 8%, 12% महंगाई तो होनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में कमान संभाली, तब से लगातार एक एक विषय को कैसे ठीक करना, कैसे देश की एक फाउंडेशन बनाना, एक नींव रखना कि देश फिर पूरी आगे चलने वाली सदियों तक देश विकास के मार्ग पे चले। गत 8-8.5 वर्षों में जो जो गुजरात को लाभ मिले थे, अब गुजरात में हम साबरमती के रिवर फ्रंट के बाजू में ही हैं, ठीक सामने। आप पता नहीं कभी गुजरात मोदी जी के आने के पहले आए कि नहीं। अहमदाबाद में यहां सर्कस लगा करती थी, पानी जैसी चीज तो थी नहीं। इस साबरमती को लगभग निग्लेक्ट करके छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश प्रदेश के कोने कोने तक, किसने सोचा था सौराष्ट्र के हर गांव में पानी पहुंचेगा? किसने सोचा था कि कच्छ में भूकंप के बाद भी उसको इतना अच्छा खड़ा कर देंगे, पुनर्वास कर देंगे और सब सुविधाओं से युक्त करेंगे इतने कम समय में? किसने सोचा था गुजरात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज, चाहे एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, रोड्स हो, जो रेलवे की सुविधाएं में विस्तार हुआ है, बुलेट ट्रेन आने वाली है, वंदे भारत से मैं पिछले हफ्ते सूरत आया, एक नई अपॉर्चुनिटीज वाला प्रदेश गुजरात को उन्होंने बनाया।
और अब गत आज 8 साढ़े 8 वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जब डबल इंजन का सहारा दे रही हैं, तो आप देखिए गुजरात कैसे तेज गति से दौड़ रहा है। गुजरात में मेरा मौका मिला, सूरत गया, वडोदरा गया, महसाना गया, पाटन गया, खेडूतों के साथ भी, किसानों के साथ भी मेरी वार्तालाप चर्चाएं हुई गांव में जाके। सोमनाथ गया और सोमनाथ देख के तो वास्तव में भारत के धरोहर को उन्होंने बचाया है, भारत के हमारी अस्मिता सुरक्षित रखी है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम शुरू किया था, जो उनका सपना था, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही भव्य रूप से आज खड़ा कर दिया। आगे चल के आज के हमारे संकल्प पत्र में जो कल्पना रखी है कि द्वारका में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग केवड़िया होके आए। एक केवड़िया में आपको प्रधानमंत्री जी की सोच का झलक मिलती है। कई लोग बोलते हैं कि भाई एक 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो अद्भुत है। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस का आज तक कोई नेता केवड़िया नहीं गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को अपनी श्रद्धांजलि देने, जो एक प्रकार से पूरे देश को एक बनाने में, अखंड बनाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है। पर प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बनाई है, उनकी सोच कितनी गहरी थी। सरदार साहब का जो योगदान है देश के लिए, गुजरात के लिए, वो तो उसका तो कोई पैरेलल है ही नहीं। लेकिन नर्मदा के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बना है, वो भी आज एक प्रकार से जीवन लेके आया गुजरात में। गुजरात के कोने कोने तक जो कनाल्स का सिस्टम बनके पानी पहुंचा, हर घर तक, हर गांव तक, हर खेत तक जो बिजली पहुंची, जो ये आधारभूत सुविधाओं ने गुजरात को एक प्रकार से विकास में तेज वृद्धि करने का मौका दिया, उसका एक नमूना आज आपको केवड़िया में भी देखने को मिला। कुछ मात्रा में वो पिछड़ा हुआ इलाका था, आज आप जाके देखिए हजारों की संख्या में रोज, और साल भर में तो लाखों करोड़ों लोग वहां पे आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा में तो अपना मस्तक झुकाते ही है, श्रद्धांजलि देते ही है, लेकिन साथ ही साथ वहां 2-3 दिन का एक पूरा प्रोग्राम बन गया है। नेचर पार्क हो, एनिमल्स के लिए देखने के लिए वहां पे सुविधाएं हो, जो साउंड एंड लाइट शो हो, एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। वहां एक एक का पक्का घर बन गया, घर अब विस्तार हो रहा है, घर में होम स्टे शुरू हो गया है, लोगों को एक्स्ट्रा आमदनी मिल गई, लोकल लोग इंटरप्रेटर्स बन गए, ट्रांसलेटर्स बन गए, वहां टूरिस्ट गाइड बन गए, टैक्सियां चल रही हैं, बसें चल रही हैं, रेलवे की सुविधा वहां पे पहुंच गई है केवड़िया में। तो आज पूरे देश भर से ट्रेनें केवड़िया तक आपको लेके आती। तो एक पूरा ऐसा इकोसिस्टम बन गया, जो मेरा मानना है 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था तो केवड़िया अकेले में बन जाएगी। तो इन सब चीजों को जब देखते हैं तो गुजरात तेज गति से अग्रसर है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए। और मैं समझता हूं जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शुरू किया, और अब प्रधानमंत्री के रूप में वो दिल्ली से और गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल मिलके गुजरात को तेज गति से विकास से जोड़ रहे हैं, उसका लाभ गुजरात की जनता को मिलेगा। और आगे आने वाले चुनाव में 1 तारीख और 5 तारीख को आप ऐतिहासिक गुजरात की जनता का आशीर्वाद मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के काम पे आज गुजरात में लगभग लोगों का मन बन गया। पीयूष जी, बड़ा मुश्किल होता है ये कि आप किसी राज्य में अगर इतने लंबे अरसे से सरकार में हैं, हर चुनाव में लोगों को ये बताना कि देखिए हमने इन 5 सालों में ये नया किया है, क्योंकि आप निरंतरता के साथ चुनाव जीतते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में एक बात कही थी, शायद विदेश में कहीं कही थी, कि ये भारत अब छोटा नहीं सोचता, ये भारत स्किल और स्केल 2 शब्द इस्तेमाल किए थे, ये बहुत लार्जर विजन के साथ चलता है। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप?
देखिए, जैसे अगर मेरे विभाग से जुड़ा हुआ याद करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज पे बहुत ही दृढ़ संकल्प है कि उसको हमने देश में अपनाना चाहिए। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, खासतौर पे हमारे मछुआरों के लिए, हमारे किसानों के लिए, सबके लिए इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। हम देख भी रहे हैं क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी फ्लडिंग हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात में थे तब सोलर पावर में रेवोल्यूशन शुरू किया। तब पूरे विश्व में बहुत कम नेता थे जो इस विषय में चिंता करते। हां, कुछ नेता किताबें लिखते थे, मुझे अभी भी याद है, लगभग आज से 18-20 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स के उस समय के वाइस प्रेसिडेंट एल गौर ने किताब निकाली थी, इनकन्वीनियंट ट्रुथ। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी। एक वो विश्व के सामने बता रहे थे कि क्लाइमेट चेंज बड़ा सीरियस इश्यू है और हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके कुछ दिन बाद अपनी एक पुस्तिका निकाली जिसका शीर्षक था कन्वीनियंट एक्शन। अब ये सच्चाई है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। भारत में तो हम सदियों से जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां आप और मैं जब बचपन में कभी अपने कमरे से बाहर निकलते थे और अगर हमने लाइट का स्विच और पंखे का स्विच नहीं बंद किया तो माँ बाप एक चपेटा ही मार दे, ये बिजली वेस्ट कर रहे हो। याद होगा आप में से कई लोगों को। सस्टेनेबिलिटी हमारे में नियत है। हम तो पेड़ पौधे और नदियों की भी पूजा करने वाला देश है। तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ इनकन्वीनियंट ट्रुथ देख के क्या करना, हमें एक्शन करना पड़ेगा। तो उन्होंने सौर ऊर्जा का उस समय कल्पना शुरू की और उनको विश्वास था कि शुरू में हो सकता है थोड़ी महंगी भी पड़ेगी, पर कभी तो किसी ने शुरुआत करनी पड़ेगी। और आप देखिए उनकी बीज बोए हुए कैसे आज देश में और एक तरीके से विश्व में क्रांति ला रहे हैं कि सौर ऊर्जा भारत में प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में जो ऑक्शन नीलामी करके प्रोजेक्ट्स निकाले गए, ₹2.40, ₹2.44 में प्रति यूनिट बिजली, यानी कोयले की बिजली से भी सस्ती प्रधानमंत्री जी ने कर दी। और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो आज भारत में चल रहा है। भारत में सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ये सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन मिला है। 100 गीगावाट का टारगेट, यानी 1 लाख मेगावाट का टारगेट भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया। पिछली सरकार की तो कल्पना थी हम 20,000 मेगावाट करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने सीधा 5 गुना 1 लाख मेगावाट करेंगे। और ये स्केल लाने से आज भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, उद्योग लगा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, व्यापारियों को काम करने का अवसर मिल रहा है, इसका निर्यात शुरू हो रहा है। और अब सौर ऊर्जा का एक प्रकार से कैपिटल तो गुजरात बन ही रहा है, पर अब गुजरात में सौर ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन से ग्रीन अमोनिया, और वो विश्व भर में भारत से और गुजरात से निर्यात किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। गुजरात में प्रयोग चल रहा है कि ग्रीन स्टील भी बनाया जाए, लोहा भी ऐसे स्रोतों से बनाया जाए कि कम से कम उसका प्रदूषण हो और कम से कम उसका जलवायु के ऊपर इम्पैक्ट हो। तो मैं समझता हूं स्केल ही इस देश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। स्केल इस देश में चीजों को अफोर्डेबल भी बनाते हैं, स्केल इस देश में गुणवत्ता भी सुधारते हैं, व्यापार और निर्यात दोनों के नए अवसर बनते हैं। और जहां 140 करोड़ लोगों का देश है, आज हमारी जनसंख्या, जिसको एक जमाने में लोग बहुत ही घातक माना करते थे, यह आज हमारी सबसे बड़ी ताकत बन के उभर रही। हमारे युवा युवती जो काम कर रहे हैं, अब आप देखिए स्टार्टअप इंडिया में हम विश्व में तीसरे नंबर पे पहुंचे। 2014 में 4 यूनिकॉर्न थे, आज 107 108 यूनिकॉर्न। मात्र 16 में लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया। 6 वर्ष में देखो क्या कल्पना के बाहर हमारे बच्चों ने काम किए। आगे चल के ये तेज गति से और बढ़ने वाला है। मैं भाई साहब आपको बताऊं, मैं तो हैरान हो गया। गुजरात में पाटन गया था, पटोला की साड़ियां यहां से बड़ी विश्व प्रसिद्ध है।
पाटन में युवा युवतियों के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो एक यंग बॉय ने, लड़के ने मुझे अपनी स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी। बताया कि स्टार्टअप इंडिया के सीड फंड से जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया, मुझे इनिशियल कैपिटल मिला और मैं मेटावर्स में काम कर रहा हूं, 500 लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूं। मैं हैरान हो गया। मैं मुंबई का मूल रहवासी हूं, आजकल दिल्ली में हूं। मुझे लगता है मुंबई और दिल्ली में 99% लोगों को मेटावर्स क्या है ये नहीं मालूम होगा, और हमारे पाटन का नौजवान युवक मेटावर्स में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शान की बात गुजरात के लिए क्या हो सकती है। योजनाएं हमारे देश में पहले भी बनती आई हैं। फॉर आर्गुमेंट से ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि हर योजना के पीछे नीयत भी ठीक होती है कि आप गरीब के लिए काम करना चाहते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर नीयत सबके पीछे अच्छी थी तो क्या बदल गया 2014 के बाद? क्यों आप करोड़ों अकाउंट खोल पाए, करोड़ों मकान बना पाए, करोड़ों टॉयलेट बना पाए, करोड़ों घर बना पाए? देखिए, देश में क्षमता सदियों सदियों से है। ये तो देश बहुत ही काबिल देश है। दुनिया की अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर चला करती थी और आगे आने वाले दिनों में फिर आज पूरी दुनिया की अगर किसी के ऊपर विश्वास है, किसी के ऊपर नजर टिकी हुई है, तो भारत ही विश्व की अर्थव्यवस्था को तेज करती है। आखिर क्यों हर एक देश हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं? क्यों हर एक देश, प्रधानमंत्री मोदी जी जहां जाते हैं, आप देखते हैं टीवी पे, हमारा भी सीना चौड़ा होता है जब विश्व के बड़े बड़े नायक, बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चर्चा करते हैं और उनकी राय लेते हैं, उनसे सलाह मशुरा करते हैं। आप देखिए तो G20 में अब हम प्रेसिडेंट बनेंगे 1 दिसंबर से। कितनी बड़ी शान की बात है कि भारत, जिसको लोग कितना पिछड़ा मानते थे एक जमाने में, जिनको लगता था कि देश में तो बहुत ही पुराने लेवल की अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, आज पूरे विश्व को दिखता है कि भारत जिस तेज गति से बढ़ रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक निर्णायक नेतृत्व दे रहे हैं देश को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अति आधुनिक विश्व स्तरीय तैयारियां हो रही है देश को एक विकसित देश बनाने के लिए। कैसे देश के युवा युवती कर्तव्य भावना से अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आगे आने वाले दिनों में जब हम 100 वर्ष आजादी का मनाएंगे और जब फिर एक बार हर घर तिरंगा जाएगा और उन तिरंगा झंडे जो 20 करोड़ से अधिक देश में फैलाए गए, उसमें आधे से ज्यादा तो गुजरात ने दिए पूरे देश को तिरंगा झंडा। जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे तब ये देश विकसित देश होगा। मिनिमम से मिनिमम $30 ट्रिलियन, लिटरली बिजनेस एज यूजुअल, जो सालों साल से चल रहा है, अगर वैसे ही देश चला तो भी हमारे युवाओं में, हमारे देश में इतनी ताकत है कि हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो। और जो इतनी योजनाएं बनी है, जो देश का माइंडसेट चेंज हुआ है, जिसके कारण आज हर घर बिजली पहुंची, हर घर पानी पहुंच रहा है जल जीवन मिशन के तहत, हर घर कुकिंग गैस पहुंच चुकी है, अब पाइपलाइंस पहुंच रही है, हर घर में शौचालय बन गया, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त में अपना पक्का घर मिला। कोविड की महामारी में जहां चिंता थी विश्व को भारत कैसे कोप करेगा, हमने एक नहीं 2 वैक्सीन बनाई, 212 करोड़ वैक्सीन देश में मुफ्त में लगाई गई, जो विश्व में रिकॉर्ड है। और आप कल्पना करिए, गुजरात में लगभग 100% एडल्ट्स की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 80 करोड़ लोगों को, जो खाद्य सुरक्षा में तो अनाज मिल ही रहा था, लेकिन उसको डबल कर दिया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 4 लाख करोड़ का खर्चा किया गया, सब केंद्र सरकार ने किया। यह दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संवेदनशील व्यक्तित्व, उनका जो चरित्र है, कितनी चिंता करते हैं हमारे देशवासियों, कैसे गरीब कल्याण उनके लिए प्राथमिकता रहती। और एक जमाना था, आप सबको याद होगा, लोग सुबह से शाम 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता करते, लोग का जीवन निकल जाता था कि कभी कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी इलाज में जो लोन लिया उसको रीपे करने, लोगों का जीवन निकल जाता था।
एक पक्का घर नहीं बना पाता, रोटी कपड़ा और मकान में ही उलझा रहता था पूरा एक गरीब व्यक्ति का जीवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बीड़ा उठाया और आज देश में हर व्यक्ति को कैसे इन समस्याओं से निजात दिलाना, मुक्ति दिलाना, जिससे अब उसकी आशाएं अपेक्षाएं बढ़ जाएं और वो एस्पायर करे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। आज 140 करोड़ भारतवासी टीवी पे, इंटरनेट पे, अपने मोबाइल फोन पे जब देखते हैं दुनिया के क्या क्या हो रहा है, तो एक एक के अंदर वो जिज्ञासा है कि मुझे भी वैसा जीवन चाहिए, और वो इस देश को तेज गति से बढ़ाता है। वो हमारे देश में प्रगति को पंख देता है कि देश में 140 करोड़ लोग जब मेहनत करते हैं, जब 140 करोड़ लोगों में यह विश्वास है कि हमें एक देश को भी विकसित बनाना है और हर घर तक समृद्धि पहुंचानी, तो ये मार्केट बनती है। 140 करोड़ लोगों की मार्केट बनती है। हमारे युवा युवतियों का जो हुनर है वो वस्तुओं को अच्छी गुणवत्ता का बनाते हैं, गुड क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस पे जो दुनिया में हम सप्लाई कर सकते, जो निर्यात बढ़ाते हैं। आखिर पिछले वर्ष 50 लाख करोड़ का निर्यात हुआ, रिकॉर्ड। आज तक कभी 675 बिलियन का निर्यात, दोनों गुड्स में भी सर्विसेज में भी हमने रिकॉर्ड किया। इस साल आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, फिर एक बार रिकॉर्ड निर्यात भारत से इस वर्ष होगा, पिछले वर्ष से भी अधिक। मैं समझता हूं ये देश अब रुक नहीं सकता। और साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था लाई गई, अब गुजरात में 20 साल पहले कोई आता, 22 साल पहले, कभी कर्फ्यू, कभी दंगे। पोरबंदर में तो मुझे बताया गया कि कानून व्यवस्था जैसी चीज ही नहीं थी, जेल तक बंद कर दिया, क्यों चला नहीं पा रही थी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी यहां मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कानून व्यवस्था को जो कड़क रखा, उसके कारण आज की युवा पीढ़ी को तो मालूम ही नहीं कर्फ्यू क्या होता है। और आस्ते आस्ते आज पूरे देश में यह माहौल बन रहा है। यूपी में देखिए क्या कायाकल्प हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब देश की जनता, खासतौर पे युवा पीढ़ी, अगर किसी पे विश्वास करती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी जैसे आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की, हमारे देश में तो इतनी बड़ी आबादी है, अभी तक हमारे जो मुद्दे थे वो ये थे कि हम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी कर दें गरीब आदमी की, जो उसकी मूलभूत जरूरतें हैं, उसको भूखा ना रहना पड़े, उसको घर के ऊपर छत मिल जाए, उसको पानी मिल जाए साफ पीने का, बीमार पड़ जाए तो अस्पताल में इलाज मिल जाए। आप बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा हम विकसित देश बनेंगे 25 साल में। ये रियलिस्टिक टारगेट है? एकदम रियलिस्टिक है। अब देखिए ना, जैसे मैंने बताया बिजली सब जगह पहुंच गई। अगर बिजली भी नहीं हो, ये अलग बात है कि गुजरात में तो कई वर्ष पहले पहुंच गई थी। और आपको मैं बताऊं, मेरे मित्र भी यहां बैठे हैं, वो मेरे साथ थे उस दिन जब मैं नया नया मंत्री बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, तो चौथे या पांचवें दिन में अहमदाबाद आया, क्योंकि मुझे विद्युत विभाग दिया था, बिजली का विभाग दिया था। तो जब प्रयोगशाला में इतना सफल काम हुआ है, जब हर घर को, हर खेत को, हर गांव को बिजली गुजरात में पहुंच चुकी है, तो स्वाभाविक था कि मैं दिल्ली से आया अहमदाबाद। दिन भर मैं यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठा, उनसे सीखा जनरेशन में उन्होंने क्या किया, उनसे सीखा ट्रांसमिशन का जाल कैसे बैठाया, उनसे सीखा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे उनका इतना सफल बना। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने जो बात लाल किले से कही थी कि पहले हम हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे और फिर हर घर तक पहुंचाएंगे। और प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कहते हैं, हमारा संकल्प पत्र में कभी कुछ हम कहते हैं, तो आप विश्वास करिए संकल्प को सिद्धि में लाना ये प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। हमारे कहने में और करने में कभी आपको फर्क नहीं दिखेगा। प्रधानमंत्री जी तो जब मैनिफेस्टो भी बनता है, एक एक विषय को गहराई से देखते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए जो हम ना कर पाए। हाँ, कुछ हमारे विषय थे जो हमारे अस्मिता के साथ जुड़े हुए थे, जिसको समय लगा। राम मंदिर को समय लगा, कोर्टों में उलझा हुआ था। पर अब खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भव्य राम मंदिर
भगवान राम के जन्मस्थली पे बन रहा है। आपने काशी का कॉरिडोर देखा होगा। पहले जाते थे तो थोड़ी बहुत ही संकोच लगता था कि कहां काशी में विश्वनाथ महाराज जी कहां विराजमान है, चारों तरफ खड़े रहने की जगह नहीं। आज वहां जाओ तो मुझे लगता है 50,000 लोग भी आ जाए तो उस कॉरिडोर में आराम से उनके दर्शन हो जाएंगे। और मुझे बताया कि आजकल 30-40 हजार 50,000 लोग, और त्योहारों के दिनों में तो लाख लोग रोज दर्शन करते हैं काशी विश्वनाथ। ये बहुत से लोगों को विरोधाभासी लगता है कि एक तरफ आप विजन और विकसित देश की बात करें, हमारा ये संकल्प है, और दूसरी ओर हम काशी कॉरिडोर हो, राम मंदिर हो, महाकाल मंदिर उज्जैन का हो, जिसको आपने कहा हमारी अस्मिता के विषय हैं, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, कोई देश जो कॉलोनियल माइंडसेट में, गुलामी के माइंडसेट में चलता है, गुलामी की मानसिकता में चलता है, कभी विकसित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के दिन लाल किले से जो आह्वान किया, जो 5 प्रण देश के समक्ष रखे, उसको मैं एक बार आपके समक्ष दोहराना चाहता हूं। पहला प्रण था, देश को हमें विकसित बनाना है अमृत काल में अगले 25 वर्ष। पर उसके बाद जो 4 प्रण थे, वो विकसित देश कैसे बनेगा उसके सूत्रधार थे, उसका मार्ग बताते हैं। उसमें क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? सबसे पहली बात रखी कि हमने ये पुरानी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, हमारा देश का मन बदलना है, हमारा आत्मविश्वास खड़ा करना है कि हम इस देश को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे और दुनिया के साथ आंख से आंख मिला के काम करेंगे, देश को सुरक्षित भी बनाएंगे, देश को व्यापार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करेंगे देश। पर उसके लिए गुलामी की माइंडसेट नहीं चल सकती। जो गुलामी के लोगों को मन में लगता है कि भाई हीन भावना रहती है, वो सब खत्म करनी पड़ेगी। तीसरी बात क्या रखी थी कि देश की अपनी जो इतिहास है, जो हमारे रूट्स हैं, उस पर हमें पुनः एक बार जाना पड़ेगा। आखिर हम विश्व की एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था थे, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिल्क रूट क्या था? लोगों ने हमारी अहमदाबाद को तो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोला जाता था। अंग्रेजों ने उसको खत्म कर दिया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्री चलानी थी, भारत का नुकसान किया। तो हमें अपने रूट्स में जाना है। आज पटोला की जो साड़ी की कीमत है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है गुजरात से जब जाती है। जो कोल्हापुर में चप्पल बनती है, उसकी कोई कीमत मोलतोल कर ही नहीं सकते। जो जरी वर्क उत्तर प्रदेश में बनता है, या जो चमड़े का काम कानपुर में होता है, आगरा में होता है, इसका कोई मुकाबला है क्या दुनिया में? तो हमें अपने इतिहास में हमारी पुरानी जो धरोहर है, हमारी जो अस्मिता है, ट्रेडिशन, हमारा जो रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चौथी बात, देश की एकता और एकजुटता पे हमें चिंता करनी है और उसको संभाल के रखना है। और आपने देखा कैसे हर घर तिरंगा, 15 अगस्त को 20 करोड़ से अधिक तिरंगे जब विश्व ने देखे तो उनको ध्यान में आया, भारत एक देश और एक संकल्प के साथ अब निकल पड़ा है। और पांचवी बात जो मैं मानता हूं सबसे जरूरी बात रखी कि ये सब तभी हो पाएगा जब हम इसको एक अपना कर्तव्य भावना से इस संकल्प को लें। और ये जुड़ जाती है मेरी, जहां से मैंने आज की बात शुरू की कि 1999 में संविधान के 50 वर्ष जब पूरे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक ऐसे ही अपने म्यूजिंग्स जिसको कहते हैं, एक म्यूजिंग्स लिखी, जिसको आज मुझे वास्तव में पढ़ के बहुत बहुत मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ा। कैसे उन्होंने कहा, और मैं एक बार आपके दर्शकों के लिए उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने हाथ से लिखी हुई है 1999 में, आज ही के दिन, कॉन्स्टिट्यूशन डे पे, संविधान दिवस पे, 50 years of constitution are complete। 50 साल संविधान के आज पूरे हुए हैं 1999 में। A nationwide discussion is needed on whether our कर्तव्य, our duty और our अधिकार, rights can lead the nation forward। देश को अगर प्रगति करनी है, विकास करना है, तो अधिकार के बलबूते पे होगा या कर्तव्य के बलबूते पे?
और उनका मन स्पष्ट है कि ये कर्तव्य भावना से ये देश विकसित देश भी बनेगा, आधुनिक भी बनेगा, विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था भी बनेगा और इंक्लूसिव ग्रोथ यानी हर घर तक समृद्धि पहुंचे, क्योंकि गरीब कल्याण इज एट द कोर ऑफ हिज थिंकिंग। प्रधानमंत्री जी के तो स्वयं एक गुजरात के ही हैं, गुजरात के लगभग सभी लोग उनको व्यक्तिगत नाम से जानते हैं। गुजरात में हर गांव में चले जाओ, किसी के यहां चले जाओ, लोग तो एक अपने भाई, एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हैं। और अगली बात उन्होंने कितनी बड़ी रखी, हाउ कैन नेशन बिल्डिंग बिकम अ मास मूवमेंट इन द नेक्स्ट सेंचुरी। कैसे इस देश को बनाना जन आंदोलन बन सकता है, इस देश की समृद्धि, इस देश का विकास हम कैसे जन आंदोलन बने, इसकी उन्होंने कल्पना 1999 में रखी थी, जब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे, तब तो मुख्यमंत्री भी नहीं बने। पर ये मैं समझता हूं हमारा सौभाग्य है हम सबका कि भगवान ने उनको मौका दिया जनता की सेवा करने का, पहले मुख्यमंत्री के रूप में, फिर प्रधानमंत्री के रूप में, और जो उनके मन में जिज्ञासा थी देश की सेवा करने, जो उनके मन में कल्पना थी कि अगली सदी जन आंदोलन बनकर इस देश को आगे लेके जाएगी, ये जो काम करने की उनकी जिज्ञासा थी, उसको वो संकल्प को सिद्धि में ला पाए। एक एक चीज जो वो कहते हैं उसके पीछे पूरी निगरानी रखते हैं, उसके ऊपर हम सबको जवाबदेही बनाते हैं। और मैं समझता हूं उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से गुजरात ने लाभ लिया है, आज तो 20-22 वर्ष में गुजरात की प्रगति हम सबके सामने, आज 8.5 वर्ष हो गए, किस प्रकार से देश की दिशा भी बदली है, देश की मानसिकता भी बदली है, देश की दशा भी बदली है। और मेरा पूरा विश्वास है कि 21वीं सदी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की सदी की कल्पना की थी, ये अवश्य भारत की सदी रहेगी। और अगर हम और कुछ ना करें तो हमारे युवा युवतियों में, हमारे 140 करोड़ भाई बहनों में इतनी क्षमता है कि 3-3.25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 30-32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो में हो जाएगी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें लंबे अरसे तक इस देश को आगे बढ़ाएगा, तेज गति से विकास करेगा, और मैं समझता हूं इसको भी सरपास कर देगा, और देश विश्व की अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से इंजन के रूप में आगे लेके जाए। जब प्रधानमंत्री जी कर्तव्य की बात करते हैं, जब आपने कोट किया, तो जाहिर है वो केवल अपने कर्तव्य की, सरकारों की बात नहीं कर रहे। जन आंदोलन का मतलब है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक देश का वो अपना कर्तव्य समझे। लेकिन इसके लिए पीयूष जी एक बड़ी हाई मॉरल अथॉरिटी चाहिए कि आप लोगों को ये कह पाएं कि आपका भी कोई कर्तव्य है। हमारे देश में तो सिनिसिज्म में लोग रहे हैं, लीडरशिप के अभाव में लोग रहे हैं, सरकारों ने अपना काम नहीं किया, तो वो कैसे कह सकती है किसी को कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है। ये भावना रही है हमारे देश में। देखिए, इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में वो हिम्मत है कहने की और देशवासियों को अपील करने की, 140 करोड़ देशवासियों को, कि आइए हम सब मिलकर एक एक कदम आगे बढ़ाएं तो देश 140 कदम आगे बढ़ेगा। आइए, आप काम जितना करेंगे उससे 1 घंटा ज्यादा मैं काम करूं। मैं इस देश को एक समृद्ध देश बनाने के लिए एक ऐसी नींव बनाऊंगा कि हम सबको मौका मिलेगा उस नींव के ऊपर देश को गति देने के लिए। ये देश में एक ऐसी शक्ति तैयार करूंगा कि देश तेज गति से आगे प्रगति करे। मैं समझता हूं ये मॉरल अथॉरिटी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं ही, और आप सोचिए, याद करिए 2019 में लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या अनुमान लगाए थे और भाजपा की सीटें बढ़ गई, 2014 से बढ़ के 303 हो गई, एनडीए की तो 2/3 बहुमत हो गई। तो मैं समझता हूं देश ने उनके काम को देखा, परखा
उसको आशीर्वाद दिया और आगे गुजरात के चुनाव में 1 और 5 दिसंबर को और आगे आने वाले दिनों में जब केंद्र में भी 2024 में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व में जब देश के समक्ष जाएंगे तो अब वर्षों वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को नेतृत्व करेंगे, इस देश को आगे लेके जाने का काम करेंगे और देश का एक उज्जवल भविष्य हमारे युवा युवतियों के लिए तैयार करेंगे। पीयूष जी, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने समय निकाला हमारे लिए, चुनाव मंच पर आप आए और मुझे खुशी है कि हमने केवल सीमित चुनाव की बात नहीं की, हमने उससे आगे बात की, उससे बढ़कर बात की, देश के भविष्य की बात की। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।